बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 जुलाई साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात का जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उनकी बड़ी इनायात हैं, नवाशिशें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्पीड में। बिस्मिल्लाह। गुल का मैसेज है और आपने पूछा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मराहत वापस लेने की बात हुई थी, कहाँ तक पहुंची बात? वो जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने रुकवा दी हुई है जी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जा रही। हमने अपने व्लॉग के अंदर अपने शायद वो अपलोड नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन हमने आपको बता दिया था कि ब्यूरोक्रेट रोक के बैठे हुए हैं उस डिसीजन को। जी ठीक है। मोहम्मद अहमद कहते हैं, मैं इकोनॉमी के तनाजुर में ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 25 मई का जो एहतजाज, धरना, फसाद, IMF का इनकार, इस्लामाबाद जी था, इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ और ये सारा फसाद चीफ जस्टिस की निगरानी में हुआ, क्या जस्टिस के खिलाफ पार्लियामेंट एक्शन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, अगर पार्लियामेंट में दम हो तो। लेकिन अब मसला ये है ना कि हमारी कोई भी पार्टी जो होती है वो पार्लियामेंट को मजबूत होने ही नहीं देती। यानी नवाज शरीफ साहब ने पसंद किया कि मैं अपनी इज्जत, अपनी दाढ़ी जो है ये जो हैं बैठे हुए जजों के हाथ में जाके दे दूं, वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। मतलब कहना नहीं चाहिए, वो 2 टके के एक SHO के सामने पेश होना उन्होंने पसंद किया, ठीक है ना, अपनी पार्लियामेंट को प्रिविलेज देने की बजाय। तो अभी भी अहम फैसले पार्लियामेंट से मावरा हो रहे होते। अब तक सिर्फ इन पार्टियों में से पीपल्स पार्टी है जो चीखती रहती है कि पार्लियामेंट को मजबूत करो, हम मजबूत हो जाएंगे। नहीं करते, सारे फैसले बाला बाला करते हैं, साथ में जूते भी खाते हैं। ये सारा अगर पार्लियामेंट के सामने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाके नवाज शरीफ साहब पेश होते और कहते जी ये है असास है, उनका मजाक ना उड़ता, ठीक है, मजाक भी उड़ा, बेगम भी गई इस दुनिया से, बेटी के साथ जेल गए, लेकिन पार्लियामेंट को मजबूती नहीं दी उन्होंने। मतलब तकलीफ होती है, दुख होता है। हो सकता है जी पार्लियामेंट के सामने सारे फैसले हो सकते हैं, पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए तो फिर होते हैं। अब इनका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है, पर पंचायत करके कानून साजी करते हैं, पार्लिमानी कमेटियों को एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज बना के रख दिया हुआ है। और और फिर मसला आगे क्या है कि जो बात पार्लिमानी कमेटियों के सामने चली जाती है उसको इतना डिले करते हैं कि वो मीनिंगलेस हो जाती, ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक्टिव किया है नूर आलम खान साहब ने, तो उनको भी शटअप कॉल दे दी गई कि हाथ हला कर दे यार, ना कर, वरना उसने जिस तरह जुवैद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल बदमाश गुंडे को, जो लोगों की इज्जतों के ऊपर हमलावर होता है, वो बदमाश जो है, मेरा मतलब है इससे ज़्यादा उसको क्या कहें, गाली देने को दिल नहीं करता, उस बदमाश को तलब किया था, वो नहीं आया क्योंकि पार्लियामेंट को हमने मजबूत नहीं किया हुआ। वरना पार्लिमानी कमेटी तलब करे, अमेरिका के अंदर पार्लिमानी कमेटी जो है वो ट्विटर के और ये दूसरा क्या है उसके मालिक को बुला के सामने बिठा लेती, फेसबुक ट्विटर, उसकी थ्रैशिंग करती है, जो लाइव नशर हो रही होती। कानून के अंदर हमारे भी लाइव नशर करने की है वो, ठीक है ना, हाँ, लेकिन पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करना चाहते, कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती, ठीक हो जी। आगे चलो। साकिब सलीम पूछते हैं, दादाजी PTA के माहिरीन ने मंशियात और IMF के दरमियान होने वाले मुआहदे का कोई सबूत है ताकि पेट्रोलियम की यार मौजूद है, लिखा हुआ उसका टेक्स्ट जारी हुआ है यार, सोशल मीडिया पे PMLN ने जारी किया है उसका टेक्स्ट, ये जारी किया था मिफ्ता ने और फिर बाकी साहब ने उसको शेयर किया था, पर मिफ्ता की टाइमलाइन पे जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने जो उसका प्रीएम्बल है, पहले 3-4 सफ़े होते और इसको गोली मारें यार आप। अब IMF की वेबसाइट पर जाके तो गूगल का सर्च कर लें, LOI LOI बिटवीन IMF एंड पाकिस्तान, आप करें ठक करके सामने पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पढ़ें उसको बैठ के। अंग्रेजी वाली ऐनक मेरे को ले आए जी। आगे चलो। मोहम्मद जुबैर, आपने मुझसे पूछा कि स्विंग ट्रेडिंग का
टाइम फ्रेम कितना होता है? इंटरनेशनल मार्केटों में 66 से 70 दिन माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग का टाइम. एक आध दिन में अगर आप ट्रेड करेंगे, डे ट्रेड करेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाएंगे. हाँ, अच्छा जी, रजास वीर सिंह का मैसेज है कि ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बंदा जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, वक्त पे उससे ब्रेक नहीं लगती, वो पूछे कि एक पहिए पे मोटरसाइकिल कैसे चलाई जा सकती है. जी हाँ, असूल हाँ, सही मिसाल है. ये आपने वो बात पूछी है कि एक बंदा जिसकी मोटरसाइकिल अक्सर वज्जी होती है, कभी गाड़ी में, कभी रेड़ी में, कभी साइड पे खड़े हुए खवातीनों हजरात में, कभी बस में, ठीक है, वो पछे पायन एक पहिए ते मोटरसाइकिल किवें चलाई दी है. ए तुसी वो सवाल कीता. अल्लाह दे बंदे पहले मोटरसाइकिल चलानी ते सीख ले, फिर स्विंग ट्रेड हल टुर जाई यार. को खुदा का खौफ कर यार, अपनी हालत पे रहम करो. तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. हाँ, ट्रेडिंग आती है. हाँ. फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात भी करेंगे. अच्छा जी, वीर सिंह कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट लेना देना नहीं होता. अगर पाकिस्तान में के बैंकिंग सेक्टर में ये निज़ाम आ जाए तो क्या इंटरनेशनल बैंकों से डील कैसे होगी? यार देखिए, नुकसान नहीं होगा? मैंने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट की थी, लेकिन जज्बाती लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी. बेसिकली ना, जब तक इस्लामिक बैंकों का इंटर बैंक मार्केट अलग नहीं बनेगी, उस वक्त तक आप जो है वो उससे नहीं हो पाएंगे. एक तो पहली बात ये सुन लीजिए, चूंकि इस्लामिक बैंकों के लिए इंटर बैंक प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं है, तो लिहाजा आप पूरी तरह उसको इस्लामिक नहीं कह सकते. लेकिन मेरी एक इस्लामिक मालियात के एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उसने कहा था अब फाइनल स्टेप ये रह गया कि आप जो हैं वो इंटर बैंक मार्केट बनाएं इसकी अलग से, तो आपके यहाँ एक पैरेलल इस्लामिक सिस्टम जो है वो हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, देखिए ये हमारे पास बिल्कुल तरीक़ाकार मौजूद है. जब इब्तदाई इस्लाम के अंदर जब डोमेस्टिकली इंटरेस्ट फ्री लेन देन होता था, तो जो इंटरनेशनल लेन देन होता था ना, वो आप इंटरनेशनली जो सिस्टम राज थे उन्हीं में किया करते थे. ठीक है. जो आलमी तौर पे सिस्टम राज था उसी में ही किया करते थे, तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है. डोमेस्टिकली आप इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं ना आपने ऐसे, जिसके अंदर सूद के जरिए जो है वो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी रुपए से रुपया पैदा ना हो, कागज से कागज पैदा ना किया, पैदावारियत आए, उसके अंदर पैदावारियत आए. ठीक है. फिर क्या किया जाए? फिर आप लोगों को पार्टनर बनाते हैं. बैंक से आप गाड़ी लेंगे, बैंक जो है वो आपकी गाड़ी का पार्टनर हो गया. आप गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, उसका किराया बैंक को देंगे, साथ में उसको इजाफी रकम देते जाएंगे, और उसकी मलकियत मतलब कि बाय एंड बाय आहिस्ता आहिस्ता आपकी हो जाएगी, और वो बैंक जो है वो अपना भी पैसा कमा लेगा उसमें से, और आप भी उसमें से निकल जाएंगे, और वो इंटरेस्ट भी नहीं कहलाएगा. जी ठीक है. ठीक होगा. आगे चलो. हाँ. अब्दुल रहमान पूछते हैं, दादाजी पाकिस्तान कर्जों के बगैर नहीं चल सकता. क्या आज तक कोई फार्मूला ही प्रोड्यूस नहीं हो सका कि पाकिस्तान को कर्ज ना लेना पड़े? पहली बात. दूसरा, क्या फॉरेन रेमिटेंस और आईटी सेक्टर से आने वाले डॉलर हुकूमत इस्तेमाल करके लोन से नहीं बच सकती? भाईजान, बात यह है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस से जो डॉलर आते हैं वो हम आलमी तजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड बैलेंस नैरो करने के लिए. उसका कर्ज की अदायगी से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो इस्तेमाल करके उसी में से देते हैं भैया. इसके बावजूद भी 42 अरब डॉलर का डिफरेंस है. 48 अरब डॉलर का इस साल का फर्क पड़ा है कि 48 अरब डॉलर की हमने चीजें बाहर से ज्यादा मंगवाई हैं. अब इसका बेहतरीन हाल है, मैं कहा करता हूं तकरीबन 1.25 अरब डॉलर की हम ये जानवरों की खुराक मंगवाते हैं. एक फैक्ट्री की मार जी. जिस तरह मछलियों की खुराक की एक फैक्ट्री रायवन रोड पे लग गई है, ठीक है ना, इसी तरह एक आध फैक्ट्री को बिजनेसमैन दिल कर ला ले यार, नहीं लगाते हम. ठीक है यार, इतना बड़ा रिंग रोड बना रहे हैं आप कराची का, एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं है उसके साथ. जो पिछला प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ था उसकी भी 200-250 अरब रुपए की दिहाड़ी थी. जो चाचू का स्टाफ है उसकी भी 200-250 अरब की दिहाड़ी है उसमें. आप अंदाजा करें. और हाउसिंग स्कीमें हमारे रिटायर और हाजिर सर्विस जर्नैलों की यार,
کوئی انڈسٹری بھی لا لو یار اس ملک دے وچ یار. ٹھیک ہے, سرکار کی زمین پراکسی کے نام پہ الاٹ کروا کے جی ٹھیک ہے, اور مہنگے داموں سرکار کو پھر بیچ دی گئی. یار خدا کا خوف کرے, 23 سال پرانے کیسز کے تحت وہ سرکار کی زمین تھی ٹھیک ہے, اور یہ جنگلات کی زمین, اس یہاں پہ جنگل اگنا تھا تاکہ اسلام آباد پنڈی کا ماحول ٹھیک رہے. یہ لوگوں کو الاٹ کروا کے اور دوبارہ سرکار کو تھمائی جا رہی ہے. جو زمین جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کنال کے 5 لاکھ روپے ایکڑ پہ الاٹ ہوئی تھی, وہ شیخ رشید نے 40 لاکھ کی دوبارہ بیچ دی یار سرکار کو, ایک ہاؤسنگ اسکیم کو, کہ میں آپ کو NOC لے کے دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہ یار تکلیف ہوتی ہے یار. جرنیل صاحبان ہی فیکٹریاں لگا لیں یار وہاں پہ, لیکن یار کوئی انڈسٹری لگائیں یار. ساری ہاؤسنگ اسکیمیں وہ عمران خان بھی ڈنگر تھا, وہ بھی یہی حرکت کر رہا تھا. یہ چاچو جو ہے اب 8 جرنیلاں دے تے نا آ گئے نے وچ. اچھا جی, وچوں حاضر سروس بھی نے ماشاءاللہ, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا جی سر جیسے آپ کا حکم, کسے آپ کا حکم. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے اور دے. اللہ برکت دے. زلفی بخاری صاحب کا بھی جی آ گیا اس کے اندر, ان کی ہمشیرہ محترمہ کی زمین آ گئی ہے. انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر میری زمین نکل آئے, اپنے پٹی صاحب نے کاڈو مارے, کہتے اے ڈاکومنٹ تیری ہمشیرہ محترمہ کی یہاں پہ زمین ہے. پھر نہیں بول لیا زلفی بخاری, چپ داڑ وٹ کے سائڈ پہ ہو گیا. اس نے آگے چیلنج کیا تھا حمد میر کے پروگرام میں, میری زمین ہو جائے تو وہاں سے میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو ماما ہے پائیو زمین ہوں چھڈ سیاست, نگلیا جھوٹیا. ٹھیک ہے, کاغذات نکال کے لے آیا, خسرہ نمبر تک نکال کے لے آیا. اے ویکھو اے جی زمین ہے جی ہمشیرہ محترمہ تھی. ہاں وہ کہہ سکتا میری ہمشیرہ سے کیا تعلق ہے, وہ اپنے میاں کے گھر, یہ وہ آپ کی فیملی زمین ہے جی. تو بہرحال بھائی جان اے ہو رہا ہے یار, کتنا ظلم ہے یار. فیڈرل کیپٹل کے ارد گرد آپ ہائی ٹیک کوئی پارک ہی بنا دو یار. اتنی بڑی جو آپ رنگ روڈ بنا رہے ہو, اس کے مطلب قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, یعنی پورے رنگ روڈ کے اوپر کوئی انڈسٹریل زون نہیں, ساریاں ہاؤسنگ اسکیمیں لگی آئی ہیں. اعلان ضرور ہے لیکن عملی طور پہ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی یار کہ یہاں پہ ہم نے انڈسٹریل پارک بنایا ہے. یار خدا کا خوف کریں, بخش دیں جرنیل صاحبان کو. شاید کاکول کے اندر ریئل اسٹیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے یار, ایمان سے حد ہی ہو گئی یار. مطلب مجھے اتنی تکلیف ہے اس بات کی کہ ہر پاسے جعلی نجائز ہاؤسنگ اسکیماں ارباں روپے دیاں بڑی جا رہی نے. ایدا نا نہیں لینا ایدے وچ فلانے وڈے صاحب نے, ایدا نا نہیں لینا فلانے وڈے صاحب نے, ایدا نا نہیں لینا فلانے وڈے صاحب نے. یار اندازہ کرو چلو جی. عوامی فلاح کی بات مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. 8,000 سے گر کے نا 4,000 پہ آ گیا پام آئل. جی جی کوالالمپور کی مارکیٹ کا لائیو ریٹ چل 15 سے گرا ہے. نہیں 8,000 تک کا ہائی لگا تھا. چلا کہاں سے تھا؟ نو اس کی ٹریڈنگ ملیشین رنگٹ میں ہوتی ہے. اچھا نائس کاؤنٹر پہ بھی رنگٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے 8,000 رنگٹ سے وہ 4,000 پہ آ گیا. 300 رہ گیا. جی 300 پہ نہیں آنا چاہیے. 600 والا آئل 600 پہ 300 پہ آنا چاہیے. میرا تو کہنا ہے کہ سارے یوٹیلٹی اسٹور سے خریدنا شروع کر دو, ان کے پڑے رہیں. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں چاچو کو شاید ہوش آ جائے اور وہ ڈانگ چلائے ان کے اوپر, آگے چلے. چاچو کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا نا, اس لیے اس نے کہا ہوگا. چاچو آج کل ڈر بڑھا رہا ہے, جتنے بھی کسی جے کا نام آتا جیم کے ساتھ جو بھی نام آتا چاچو فون وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. پہلی دفعہ بنا نا پرائم منسٹر. ڈر بڑا لگتا پیا انہوں. راشد اقبال کا میسج ہے. راشد اقبال نے بہت لمبا چوڑا میسج لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشفاق حسن اور اوریہ مقبول جان عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں معیشت میں کوئی تباہی نہیں آئی تھی, ایسی حکومت گرا دی, سب کچھ ٹھیک تھا اور ہماری گروتھ بہت اچھی جا رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا بزرگوں کی بعض باتوں کو نا نظر انداز کرتے, بعض نہیں اکثر کو کر دینا چاہیے. نہیں بعض باتوں کو نا نظر انداز کر دینا چاہیے. جی اچھا جی. ثاقب سلیم نے بھی وہی بات کی. کہتے ہیں دادا جی ایک طرف تو عیاشی ہیں اور دوسری طرف لوگوں کے لیے مہنگا فیول, اتنا مہنگا کہ جسم اور جان کا رشتہ, جسم و روح ہوتا ہے ویسے, رشتہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو پا رہا. اس کا کوئی حل؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے جی. عالمی کے ساتھ بازاری ہے. ہمارے ہاں چونکہ نااہل لوگ مسلط ہیں تو انہوں نے اس کو ملٹی پلائی کر دینا.
महंगाई हर जगह पे है, लेकिन इतनी मल्टीप्लाई नहीं हो रही जितनी हमारे यहाँ हो रही है, क्योंकि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा हमसे। अब फिर वो ऊपर को जाना शुरू हो गया। अच्छा जी, मोहम्मद शबीर ने एक आपको आइडिया दिया कि दादाजी आप अपना ब्रोकरेज हाउस क्यों नहीं खोल लेते, बिजनेस का बिजनेस और खिदमत की खिदमत, साफत ही कर लेने थे। हाँ ठीक है, लेकिन यार मैं जो हूँ ना, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं आजकल उसके अंदर स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट खोलने के ऊपर। मतलब मैं अगर इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो वो वेबसाइट चलती रहे, ऑटो पे डाल दिया जाए उसको, ठीक है, जहाँ से लोगों की रहनुमाई बच्चों की होती रहे। राइट। मोहम्मद, टारगेट है कि हर साल हमारी एजुकेशन से 1 लाख बच्चा बाहर जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है ज़िंदगी का जी। मोहम्मद, उसके लिए कोई अल्लाह का बंदा स्पॉन्सर करना चाहे तो मैं कतई इनकार नहीं करूंगा उसको, ठीक है। हाँ डन जी, पढ़ो मैसेज ने। जी बिल्कुल। मोहम्मद यासीन कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि पाकिस्तान का इक्तिसादी ढांचा ऐसा क्यों है कि जब भी जीडीपी बढ़े तो तजारती खसारा बढ़ जाता है और अदायगियों का अदम तवाजुन पैदा हो जाता है? जब क्यों? भी 5% क्रॉस करता है तो हमारी हासा निकल जाता है, हमारा हासा निकल जाता है हमारी इकॉनमी। उसकी वजह यह है कि जो डोमेस्टिक डिमांड जनरेट होती है ना, उसको हमने लोकली कैटर करने का एहतमाम ही नहीं किया हुआ। मतलब जैसे ही हमारी 5% से ऊपर ग्रोथ जाती है, हमारी गाड़ियाँ बिकना शुरू होती हैं, हमारे ट्रैफिक के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हमारे एसी लगना शुरू होते हैं, वॉशिंग मशीनें बिकनी शुरू होते हैं, पंखे बिकने शुरू होते हैं, हमारे यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमने कोई नया गुजरात बसाया ही नहीं है कि जो पंखे बिजली की तरह एसी भी बना सकता, और जो बनाए भी हैं गुजरात वालों ने एसी, उनको इंटरनेशनल ब्रांड आके पीट देते हैं। डॉलर्स है ना आपका लोकल ब्रांड, पेल है ना आपका लोकल ब्रांड, तो आप इंपोर्टेड कैनवट को क्यों इजाज़त देते हैं कि वो आके करें? ठीक है ना। ओरिएंट है ना आपका लोकल ब्रांड, तो उसको ज़रा समझाएं उस चवल को कि यार गैस विच नहीं पाई दी एसी दे विच, गैस खारज होए तो बंदे मार जाते हैं, नक मुँह चो खून आना, फिर लोग गरी खरीदते हैं दूसरे तीसरे। हाँ, तो ज़रा इनको स्टैंडर्डाइज कर दें। आपकी डोमेस्टिक मार्केट उभरे यार, चले कंडेंसर ही मंगवाएंगे ना बाहर से, 1-2 चीज़ें मंगवाएं, बाकी लोकली उसको करें। नहीं करते, हम प्लान नहीं करते। दुनिया की जिन मईशतों ने तरक्की की है, उन्होंने पहले लोकल सप्लाई चेन डेवलप की, ताकि जब मईशत के अंदर पैसा घूमे तो वो सारा पैसा बाहर ना चला जाए, लोकल घूमे, ठीक है ना, मेजॉरिटी उसकी लोकल घूमे। आप पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो पैसा तो बाहर जाएगा, लेकिन सारे का सारा तो ना जाए यार। ये मसला है कि हमने डोमेस्टिक मार्केट को कभी डेवलप होने नहीं दिया। लोकल मार्केट में जो भी इंडस्ट्री लगती है वो दिहाड़ीबाजी के लिए लगती है, सिंगल प्रोसेस इंडस्ट्री लगाते हैं हम, कि लगने से पहले ही उसके ऊपर लागत जो होती है वो जेब में डाल लेते हैं। उस इंडस्ट्री को चलाना फिर हमारी इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अब देखें ना, हम चन्योटी शेखों के बड़े मोतकद रहे हैं कि वो इंडस्ट्री लगाते हैं, सारे ज़मीना च बड़े हुए जो ऐसे इंडस्ट्री लग ही नहीं रही इस मुल्क के अंदर। कोई नई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बताएं ना, आखिरी कौन सा आया था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया? तो सारे अगर ज़मीनों में घुस गया तो इतने प्लॉट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से? हाँ, पैसे कहाँ से आएंगे? बाहर से। सूडान वाली इकॉनमी हो जाएगी, सऊदी अरब में से सूडानी कमा के भेजेगा तो सूडान की मैशत चलेगी। 90s में पूरा सूडान के अंदर यही सूरत हाल रहा है, और वो टूट गया फाइनली, और फाइनली वो टूट गया, साउथ सूडान अलग से बन गया। ठीक है ना। तो फिर आप इसकी तरफ देखना शुरू कर दें। आप अगर, और वो सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों का, 1.5 करोड़ लोगों का मुल्क था, आप 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ पे तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी अगर उस तरह की सूरत हाल हो। अच्छा, $30 बिलियन की रेमिटेंस आप कह रहे हैं मंजिल नहीं है? ना 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 ना, वो पैदावारियत में जाना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा सर। भाई आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो 3rd क्लास से भी निचली क्लास की है, आलमी मंडी के अंदर जाके पिट जाती यार। आपका जो वेटर है उसे किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट पे ऑर्डर लेना नहीं आता। सही कह रहे हैं, सच बोला, बिल्कुल सच कहा। आपका जो ड्राइवर है उससे यूरो 5 ट्रक नहीं चलाया जाता जाके यूएई के अंदर, इराक के अंदर। आपने मिट्टी तो रखे बाहर से कमाना है। और यही लोग अगर जो गए हुए हैं, इनकी ही आपने ये अरब पेनिसुला के अंदर आपने इनको एक्सपर्टीज दे के भेजा होता ना, इनकी इनकम मौजूदा इनकम से डबल होती। आपकी रिमिटेंसेस 30 अरब नहीं 60 अरब डॉलर होती।
سب سے نچلے لیول کا اگر آپ جا کے فیکٹری میں ٹیسٹ کریں, وہاں کی معیشت کے اندر ٹیسٹ کریں, تو سب سے کم آمدن, سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ پاکستانی ملازمین کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی مہارت نہیں ہوتی, وہ بغیر پلاننگ کے گئے ہوتے ہیں. جن قوموں نے زر مبادلہ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر کے کمانا ہوتا ہے, ان کے ہاں پلاننگ ہوتی ہے. اس وقت آن لائن ٹریڈنگ کے نام کے اوپر, ورک فرام ہوم, آن لائن بزنس کے نام کے اوپر جتنا فراڈ پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہو رہا. ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا ٹیفٹا نے, 2 بیجز نکالے, بند کر دی. حالانکہ سرکار کو تو ریسورسز اس میں گھسیڑ دینے چاہیے کہ بچیاں ہماری خواتین گھر سے بیٹھ کے کام کریں. ٹھیک ہے, وہ سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیٹا انٹری بھی ہو سکتی ہے, وہ آن لائن مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور گھر بیٹھے پیسے کمائیں. اور پیٹرول کا مہنگا ہو جانے کے بعد تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا, نہیں کرتے. ترجیحات نہیں. ترجیحات یہ ہے کہ ان خواتین کو, میری خاتون جو ہے وہ تو گھریلو خاتون ہے, ان خواتین کو لا کے بارش میں نچایا جائے جلسوں میں, اور ان کی ویڈیوز بنے اور وہ چلیں. اپنی والی کی بھی تو آڈیو آ گئی نا, اپنی والی جو ہے نا اس کی آڈیو بن گئی, وہ غداری کا لیبل بانٹتی پھر رہی ہے. بس ٹائم اوور ہو گیا. تو بہرحال جب تک ہم اپنے ہیومن ریسورس کا سٹینڈرڈ نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم ان کو مہارتیں نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تب تک ہمیں یہ جوتے میرٹ پہ پڑتے رہیں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ایک خاص قسم کا تیر, جس کو میرا خیال ہے سلطان کہتے تھے, وہ بنانے کا موقع پیش آیا, تو اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کے پاس یہ مہارت نہیں تھی. تو وہاں کے کچھ چنیدہ صحابیوں کو یہ ایکسپرٹیز لینے کے لیے بھیجا گیا ایک کافر ملک, اس وقت کے کافر ملک کے اندر, اور وہاں سے سیکھ کے آئے اور بنائے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. لیکن مہارتوں کا حصول, یہ حکم ہے ان کا, اور ہم نے ان کا حکم نہیں ماننا, پوری دنیا سے جوتے کھانے. ٹھیک ہے, اور کھاؤ پھر جتنیاں میرٹ پہ پہ رہی ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, اور آج یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.